कहानी तिनके का संकट। लेखक गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर। जमींदार के नायब गिरीश बसु के अंतःपुर में प्यारी नाम की एक दासी काम में लगी। उसकी उम्र भले ही कम थी, पर स्वभाव अच्छा था। दूर पराए गांव से आकर कुछ दिन काम करने के बाद ही एक दिन वह वृद्ध नायब की प्रेम की दृष्टि से आत्मरक्षा के लिए मालकिन के पास रोती हुई हाजिर हुई। मालकिन बोली, बेटी तो दूसरी जगह चली जा, तू तो अच्छे घर की लड़की है, यहाँ रहने पर तुझे परेशानी होगी। यह कहकर चुपचाप कुछ पैसे देकर उसे विदा कर दिया। पर भागना इतना आसान नहीं था। हाथ में राह खर्च भी थोड़ा था, इसलिए प्यारी ने गांव में हरिहर भट्टाचार्य महाशय के घर में आश्रय लिया। उनके समझदार बेटों ने कहा, बाबूजी क्यों नाहक विपत्ति मोल ले रहे हैं? हरिहर ने उत्तर दिया, विपत्ति स्वयं आकर आश्रय मांगे तो उसे लौटाया नहीं जा सकता बेटे। गिरीश बसु ने साष्टांग दंडवत करते हुए कहा, भट्टाचार्य महाशय, आपने मेरी नौकरानी क्यों फुसला ली? घर में कामकाज की बड़ी असुविधा हो रही है। उत्तर में हरिहर ने दो चार खरी बातें कड़े स्वर में कही। वे सम्मानित व्यक्ति थे, किसी की खातिर कोई भी बात घुमा फिरा कर कहना नहीं चाहते थे। नायब मन ही मन पर निकली चींटी के साथ उनकी तुलना करता चला गया। जाते वक्त बड़े आडंबर के साथ उनकी चरण धूलि भी ली। 2-4 दिनों के बाद ही भट्टाचार्य के घर पर पुलिस आ धमकी। गृह स्वामिनी के तकिए के नीचे से नायब की पत्नी के कानों का एक जोड़ा झुमका मिला। दासी बेचारी चोर प्रमाणित होकर जेल चली गई। भट्टाचार्य महाशय को अपने देश प्रसिद्ध दबदबे के जोर पर चोरी के माल के संरक्षण के अभियोग से मुक्ति मिली। नायब ने फिर ब्राह्मण की चरण धूलि ली। ब्राह्मण ने जाना कि उनके अभागिन को आश्रय देने के कारण ही प्यारी पर यह घोर संकट आया है। उनके मन में कांटा चुभा रहा। उनके बेटों ने कहा, जमीन जायदाद बेचकर कलकत्ता चलें, यहाँ बड़ी मुश्किल नजर आ रही है। हरिहर ने उत्तर दिया, पैतृक घर मेरे से छोड़ा नहीं जाएगा। भाग्य में बदी होने पर विपत्ति कहाँ नहीं आती। इसी बीच गांव में नायब द्वारा अत्यधिक कर वृद्धि की कोशिश में रैयत विद्रोही हो उठी। हरिहर की सारी जमीन माफी की थी। जमींदार से उसका कोई सरोकार नहीं था। नायब ने अपने मालिक को जताया कि हरिहर ने ही रैयत को प्रश्रय देकर विद्रोही बना दिया है। जमींदार ने कहा, जैसे भी हो भट्टाचार्य को ठीक करो। नायब भट्टाचार्य की चरण धूलि लेकर बोला, सामने वाली जमीन परगना की सीमा के अंतर्भुक्त है, उसे तो छोड़ना होगा। हरिहर ने कहा, यह क्या कह रहे हो? वह तो मेरी बहुत दिनों की दान की जमीन है। हरिहर के आंगन से लगी पैतृक जमीन को जमींदार के परगने के अंतर्भुक्त बताकर नालिश दायर कर दी गई। हरिहर बोले, तब तो इस जमीन को छोड़ना पड़ेगा। मैं तो बुढ़ापे में अदालत में गवाही देने नहीं जा सकूंगा। उनके बेटों ने कहा, घर से लगी पैतृक जमीन ही यदि छोड़नी पड़े तो फिर घर में कैसे टिका जाएगा? वृद्ध पैतृक घर के प्रामाणिक मोह में कांपते डग से अदालत के साक्ष्य मंच पर जाकर खड़े हुए। मुंसिफ नव गोपाल बाबू ने उनकी गवाही को ही साक्षी मानकर मुकदमा खारिज कर दिया। गांव में भट्टाचार्य के खास रैयतों ने इसे लेकर बड़ी धूमधाम से उत्सव समारोह शुरू कर दिया। हरिहर ने जल्दी से उन्हें रोका। नायब ने आकर विशेष आडंबर के साथ भट्टाचार्य की चरण धूलि ली और सारी देह और सिर माथे पर लगाई और फिर अपील दायर की। वकील लोग हरिहर से पैसा नहीं लेते थे। वे ब्राह्मण को बार बार आश्वासन देते थे कि इस मुकदमे में हारने की कोई संभावना नहीं। दिन ही क्या, कभी रात भी हो सकती है। यह सुनकर हरिहर निश्चिंत होकर बैठे रहते। एक दिन जमींदार की कचहरी में ढाक ढोल बज उठे। पाठे की बलि के साथ नायब के मकान में काली मैया की पूजा होगी। भला बात क्या है? भट्टाचार्य को खबर मिली कि अपील में उनकी हार हुई है। भट्टाचार्य ने सिर पीटते हुए वकील से कहा, बसंत बाबू, यह आपने क्या कर दिया? मेरी क्या दशा होगी? दिन कैसे रात हुई, बसंत बाबू ने इसका गूढ़ वृतांत कुछ इस तरह से बताया। हाल ही में जो नए एडिशनल जज होकर आए हैं, वे जब मुंसिफ थे तब मुंसिफ नव गोपाल बाबू के साथ उनकी बड़ी खटपट थी।
उस समय वे कुछ कर नहीं पाए। आज जज की कुर्सी पर बैठकर नवगोपाल बाबू की दी हुई राय को देखते ही उन्होंने उसे पलट दिया, इसीलिए आप हार गए। आकुल हरिहर ने पूछा, हाईकोर्ट में क्या कोई अपील नहीं हो सकती? बसंत बाबू ने उत्तर दिया, जज बाबू ने अपील से फल पाने की संभावना तक नहीं छोड़ी है। उन्होंने आपके गवाह पर संदेह प्रकट किया है और विरोधी पक्ष के गवाह का विश्वास किया है। हाईकोर्ट में तो गवाह पर विचार नहीं होगा। वृद्ध ने आंखों में आंसू भरकर पूछा, फिर मेरे लिए कोई उपाय? वकील बोले, उपाय तो एक भी नजर नहीं आता। दूसरे दिन गिरीश बाबू ने लोगों के साथ आकर समारोह के साथ ब्राह्मण की चरण धूलि ली और जाते हुए उच्छ्वासित गहरी सांस के साथ कहा, प्रभु जैसी तुम्हारी इच्छा। धन्यवाद। कहानी व्यवधान, लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। रिश्ता मिलाकर देखने से वनमाली और हिमांशु माली दोनों ममेरे फुफेरे भाई हैं। वह भी बहुत हिसाब करने पर मिला, लेकिन ये दोनों ही परिवार काफी समय से पड़ोसी हैं। बीच में केवल एक बगीचे का व्यवधान है, इसीलिए इनका रिश्ता बहुत पास न होने पर भी इनमें घनिष्ठता का अभाव नहीं है। वनमाली हिमांशु से बहुत बड़ा है। हिमांशु के जब दांत भी नहीं निकले थे और न ही बोली फूटी थी, तभी से वनमाली ने उसे गोद में लेकर सांझ सवेरे बगीचे की खुली हवा में घुमाया है, खिलाया है, चुप कराया है और सुलाया है। और शिशु का मनोरंजन करने के लिए परिणीत बुद्धि वयस्क लोगों के जल्दी जल्दी सिर हिलाने और ऊंचे स्वर में बातचीत करने की जो सारी अव्यवस्थानुचित चपलताएं और भारी उछल कूद दिखानी होती है, वनमाली ने उन सब को करने में कोई कमी नहीं की। वनमाली ने कुछ विशेष पढ़ाई लिखाई नहीं की। उसे बगीचे का शौक था और दूर के रिश्ते का यह छोटा भाई, जिसे एक दुर्लभ दुर्मूल्य लता के समान वनमाली अपने हृदय के संपूर्ण स्नेह सिंचन से पाल रहा था। फिर जब वह उसके भीतर बाहर को आच्छन्न करती हुई प्लवित होने लगी, तब वनमाली ने अपने आप को धन्य माना। अक्सर ऐसा देखने में नहीं आता, लेकिन कोई कोई ऐसे स्वभाव के होते हैं जो किसी छोटी सनक या छोटे शिशु अथवा किसी अकृतज्ञ मित्र के लिए अपने को सहज ही पूर्ण रूप से विसर्जित कर देते हैं और इस विराट धरा पर एकमात्र छोटे स्नेह के कारोबार में जीवन का सारा मूलधन समर्पण कर निश्चिंत बने रहते हैं। फिर शायद सामान्य स्वल्प अधिकार में ही परम संतोष के दिन काट लेते हैं, या तो सहसा किसी सवेरे सारा घर बार बेचकर कंगाल होकर रास्ते पर जा खड़े होते हैं। हिमांशु की अवस्था जब कुछ और बढ़ी, तब उम्र और रिश्ते के अनेक अंतर के बावजूद वनमाली के साथ उसने एक मैत्री का संबंध बांधा। दोनों के बीच मानो छोटा बड़ा कुछ भी नहीं रहा। ऐसा होने के कुछ कारण भी थे। हिमांशु पढ़ता लिखता और स्वभावतः उसकी ज्ञान स्पृहा अत्यंत प्रबल थी। किताब मिलते ही पढ़ने लगता। इससे बहुत सी व्यर्थ की किताबें भी अवश्य पढ़ गई, पर जैसे भी हो, इससे सब ओर से उसके मन की एक विशेष परिणीत साधित हुई। वनमाली एक विशेष श्रद्धा के साथ उसकी बातें सुनता, उससे परामर्श लेता, उसके साथ छोटी बड़ी सभी प्रकार की बातों की आलोचना करता। किसी विषय में भी उसे छोटा बालक मान अग्रहणीय नहीं समझता। हृदय के सर्वप्रथम स्नेह रस से जिसे पाला पोसा है, बड़ी उम्र में यदि वह ज्ञान बुद्धि एवं उन्नत स्वभाव के लिए श्रद्धा का अधिकारी हो, तो उसके समान परम प्रिय वस्तु जगत में दूसरी नहीं। हिमांशु को भी बगीचे का शौक था, लेकिन इस विषय में दोनों मित्रों में अंतर था। वनमाली का शौक हृदय का था, तो हिमांशु में था बुद्धि का शौक। संसार के ये कोमल पेड़ पौधे या अचेतन जीवन राशि जो सार संभाल की कोई लालसा नहीं रखते, लेकिन सार संभाल होने पर घर के बाल बच्चों के समान बढ़ उठते, जो मानव शिशु से भी अधिक शिशु हैं, उन्हें यत्नपूर्वक पालने पोसने की वनमाली की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति थी। लेकिन हिमांशु की पेड़ पौधे के प्रति एक जिज्ञासु दृष्टि थी। अंकुर उगते, कोपले फूटती, कलियां लगती, फूल खिलते, इसमें उसका एकांतित मनोयोग आकर्षित होता। पेड़ के बीज बोने, कलम लगाने, खाद डालने, मचान तैयार करने के विषय में विभिन्न सलाह मशवरे की बात हिमांशु के मन में आती रहती और वनमाली उन्हें अत्यंत आनंद पूर्वक ग्रहण करता। इस उद्यान खंड को लेकर आकृति प्रकृति में जितने प्रकार की संयोग वियोग की संभावनाएं होती, वे दोनों मिलकर पूरा करते। द्वार के सामने बगीचे के ऊपर ही एक पक्की वेदी जैसी थी।
4 बजते ही एक पतला सा कुर्ता पहने, एक चुन्नटों वाली चादर कंधे पर डाल, हुक्का हाथ में लिए वनमाली वहां छाया में जा बैठता। वह बैठा बैठा उदासीन कनखियों से कभी बाएं दृष्टि डालता, कभी दाएं। इसी तरह उसका समय हुक्के की वाष्प कुंडली के समान धीरे धीरे अत्यंत हल्के भाव से उड़ता जाता, विलीन होता जाता और फिर कहीं कोई निशान तक नहीं रह जाता। आखिर में जब हिमांशु स्कूल से लौटकर जलपान कर हाथ मुंह धोकर दिखाई देता, तब वनमाली जल्दी से हुक्के की नली को एक ओर करके खड़ा हो जाता। तभी उसके आग्रह को देखकर समझ में आता कि अब तक धैर्य से वह किसकी प्रत्याशा में बैठा था। फिर बगीचे में घूमते घूमते दोनों की बातचीत होती। अंधेरा हो जाने पर दोनों बेंच पर जा बैठते और दक्षिण पवन पत्तों को मरमारित करता जाता। किसी दिन नहीं भी बहता। पेड़ पौधे चित्रवत खड़े रहते, सिर के ऊपर आकाश को भरे हुए तारे जगमगाते रहते। हिमांशु बातें करता, वनमाली चुपचाप सुनता। जो न समझ में आता वह भी उसे अच्छा लगता। जो सब बातें दूसरों से सुनने में अत्यंत खीज पैदा करने वाली होती थी, वही बातें हिमांशु के मुंह से बड़ी मजेदार लगती। ऐसे श्रद्धावान वयस्क श्रोता को पाकर हिमांशु की भाषण शक्ति, स्मृति शक्ति, कल्पना शक्ति की विशेष परितृप्ति होती। वह कुछ बातें पढ़कर कहता, कुछ सोच कर कहता, कुछ बातें तभी दिमाग में उदित होती और बहुत बार कल्पना के सहारे से ज्ञान के अभाव को ढक देती। वह बहुत सी बातें ठीक कहता, बहुत सी बेतुकी, लेकिन वनमाली गंभीरता पूर्वक सुनता, बीच बीच में एक दो बात कहता। हिमांशु उसका प्रतिवाद करके जो उसे समझाता वह वही समझता। फिर दूसरे दिन छाया में बैठा हुआ हुक्के से कश खींचते खींचते उन सब बातों के विषय में बहुत देर तक आश्चर्य के साथ सोचता रहता। इसी बीच एक गड़बड़ी हो गई। वनमाली के बगीचे और हिमांशु के घर के बीच से पानी निकलने का एक नाला था। उसी नाले पर कहीं एक नींबू का पेड़ उगाया। उस पेड़ में जब नींबू लगते तब वनमाली का नौकर उसे तोड़ने की कोशिश करता और हिमांशु का नौकर उसे मना करता। इसके चलते दोनों में जो गाली गलौज की झड़ी लगती, वह यदि कोई ठोस वस्तु होती तो उससे सारा नाला भर जाता। इस बीच वनमाली के पिता हरचंद्र और हिमांशु माली के पिता गोकुल चंद्र में उस नींबू के पेड़ को लेकर बड़ा भारी झगड़ा मच गया। दोनों पक्ष नाले के दखल के लिए अदालत में जा पहुंचे। वकील बैरिस्टरों में जितने महारथी थे, सभी ने दूसरे पक्ष का अवलंबन लेकर बड़ा लंबा वाकयुद्ध आरंभ किया। दोनों पक्षों का जितना पैसा खर्च हो गया, उतना पानी तो भादों की बाढ़ में भी उस नाले से कभी बहा नहीं होगा। आखिर में हरचंद्र की जीत हुई। प्रमाणित हुआ कि नाला उसी का है और नींबू के पेड़ पर दूसरे किसी का कोई हक नहीं। अपील हुई, पर नाला और नींबू हरचंद्र के ही रहे। जितने दिन मुकदमा चलता रहा, दोनों भाइयों की मित्रता में कोई रुकावट नहीं आई। यहाँ तक कि कोई विवाद की छाया एक दूसरे को स्पर्श न करे, इस आशंका से कातर हो वनमाली दुगुनी घनिष्ठता से हिमांशु को हृदय के निकट आबद्ध करके रखने की चेष्टा करता और हिमांशु भी रंच मात्र विमुखता नहीं दिखाता। जिस दिन अदालत में हरचंद्र की जीत हुई, उस दिन घर में विशेष रूप से अंतःपुर में परम आनंद की धूम मच गई। लेकिन वनमाली की आंखों की नींद चली गई। उसके दूसरे दिन अपराह्न में ऐसे म्लान मुख से वह बगीचे की बेदी पर जा बैठा जैसे दुनिया में और किसी का कुछ नहीं हुआ, बस उसकी ही भारी हार हुई है। उस दिन समय निकल गया, 6 बज गए, लेकिन हिमांशु नहीं आया। वनमाली ने एक गहरी दीर्घ निश्वास छोड़कर हिमांशु के घर की ओर देखा। खुली खिड़की के भीतर जाने पहचाने लक्षणों को मिलाकर देखा, हिमांशु घर में ही है। हुक्के की नली फेंक कर वह उदास मुख से घूमने लगा और सैकड़ों बार उस खिड़की की ओर देखा, लेकिन हिमांशु बगीचे में नहीं आया। संध्या समय बत्ती जलने पर वनमाली धीरे धीरे हिमांशु के घर गया। गोकुल चंद द्वार पर बैठे देह पर हवा लगा रहे थे। कौन है? उन्होंने पूछा। वनमाली चौंक पड़ा, जैसे चोरी करने आ पकड़ लिया गया हो। कांपते हुए स्वर में बोला, मामा मैं हूं। मामा ने कहा, किसे ढूंढने आए हो? घर में कोई नहीं है। वनमाली फिर बगीचे में आज चुपचाप बैठा रहा। जितनी रात बढ़ने लगी, देखा हिमांशु के घर की खिड़कियां एक एक करके बंद हो गए। केवल वही अकेले बाहर अंधेरे में पड़ा रहा। फिर उसके दूसरे दिन वह बगीचे में आ बैठा। सोचा आज शायद आ भी सकता है। जो बहुत दिनों से रोजाना ही आया करता था, वह फिर एक दिन नहीं आएगा, यह बात वह कैसे भी नहीं सोच पाया।
कभी मन में भी नहीं आया था कि यह बंधन किसी भी प्रकार टूटेगा। ऐसे निश्चिंत मन से रहता कि जीवन के सारे सुख दुख कब उस बंधन में बंध गए वह जान ही नहीं पाया। आज सहसा पता चला कि वह बंधन टूट गया है, पर क्षण भर में उसका जो सर्वनाश हो गया इसका उसे कैसे भी विश्वास नहीं हुआ। प्रतिदिन यथा समय वह बगीचे में आ बैठता कि कहीं अकस्मात वह आए, लेकिन ऐसा दुर्भाग्य जो नियम क्रम से एक दिन भी नहीं घटा। रविवार के दिन सोचा पहले के नियमानुसार आज भी सुबह हिमांशु हमारे यहाँ खाने को आएगा। ठीक विश्वास हो ऐसी बात नहीं, लेकिन फिर भी आशा नहीं छोड़ी। सवेरा हुआ लेकिन वह नहीं आया। तब वनमाली बोला, तो फिर भोजन करके ही आएगा। जब वह भोजन करके भी नहीं आया तब वनमाली ने सोचा, आज शायद भोजन करके सो रहा है, नींद खुलते ही आ जाएगा। नींद कब खुली मालूम नहीं, पर वह आया नहीं। फिर वही शाम हुई, रात आई। हिमांशु के घर के दरवाजे एक एक करके बंद हुए, बत्तियां एक एक करके बुझ गईं। इसी प्रकार सोमवार से रविवार तक सप्ताह के 7 दिन, जब दूरदृष्टि ने उसके हाथों से छीन लिया आशा को सहारा देने के लिए, जब और एक दिन बाकी नहीं रखा, तब हिमांशु के द्वार अट्टालिका की ओर उसकी अश्रुपूर्ण 2 कातर आंखों ने एक बड़ी मर्मभेदी मनोवेदना की फरियाद भेज दी और जीवन भर की सारी वेदना को एकमात्र आर्त स्वर के बीच घनीभूत करके बोला, हे दयामय। धन्यवाद।